अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स पर। हम पढ़ रहे हैं एनएमडी कैट के सिलसिले में वो एमसीक्यूज़ जो कि पूरे चैप्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब आप उन एमसीक्यूज़ को कर कर चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हैं या कह लें उसको एक्वायर कर सकते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे ये लास्ट ईयर के पेपर्स और या फिर कह सकते हैं पास्ट ईयर पेपर्स से लिए गए हैं ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। इससे पहले जो हम एमसीक्यूज़ कर चुके हैं या चैप्टर्स कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं और आपको फ्री में मिल जाएगा क्विज़ेस, जिससे आप ये देख सकेंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। www.umairkhanacademy.com पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और साथ साथ जान सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ की तरफ जो हमने चूज किए हैं। The first question is that in reaction the yield of the product will be minimum, यानी आपको एक रिएक्शन दिया गया और आपने बताना है कि इसमें प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी वो मिनिमम कब होगी। ठीक है, इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ली-शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, वो रूल मैं काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ अपने थियोरेटिकल पोर्शन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो आप समझें, वो ये है कि हमें प्रोडक्ट मिनिमम बनाना है और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि हमें टेम्परेचर का जिक्र करना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है जी, प्रेशर, और नीचे भी टेम्परेचर प्रेशर है और नीचे इसे भी, और लास्ट में है कैटलिस्ट। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे हम एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू एनीथिंग, अकॉर्डिंग टू ली-शैटलियर प्रिंसिपल और केसी, यानी अपने दिमाग में ला सकते हैं इन सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को कि आप किस तरह से किसको कैसे जोड़ोगे। तो ली-शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाया, यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आमतौर पर अमोनिया का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ज़्यादा आता है और ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट तो निकलती है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आप रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है। अब अगर आप ये सपोर्ट करोगे रिएक्शन को, यानी रिएक्शन को तेज करना चाहते हो, तो ऐसा करो कि एनवायरनमेंट को कूल कर दो। ठीक है, इसे ठंडा कर दो। तो ठंडा करने पर आप हेल्प करोगे और रिएक्शन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन हमें तो उल्टा पूछा जा रहा है कि मिनिमम प्रोडक्ट बनाना है हमने, तो इसका मतलब है आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब करना है। कैसे? बाहर हरारत बढ़ाकर, यानी हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आपने हाई रखना है जी, तब आपके पास क्या होगा, यील्ड कम आएगी। अच्छा, प्रेशर के हिसाब से बात करते हैं। ली-शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, आप सपोज करो कि आपके पास रिएक्टेंट है और आपके पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा प्रेशर देने पर जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आप देखो, हमारे पास रिएक्टेंट में यहां पर 1 और यहां पर 3 यानी कि 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में 2 अमोनिया यानी 2 मोल है। तो प्रेशर के ज़्यादा कर देने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और हमें तो फॉरवर्ड नहीं चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको प्रेशर लो रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जी हमारे पास प्रेशर का मामला और टेम्परेचर का मामला। तीसरा आता है जी कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको असरअंदाज नहीं करता। मतलब अगर कैटलिस्ट को आप ऐड करते हो तो एक्चुअली इट ट्रिगर्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड रिएक्शन। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ताल्लुक कैटलिस्ट से नहीं है। तो जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ये वैसे नेग्लेक्ट हो जाएगा। और सी ऑप्शन कहता है बोथ टेम्परेचर प्रेशर आर इंक्रीज, जबकि हमारा जवाब ऐसा नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं टेम्परेचर को आपको हाई रखना होगा और प्रेशर को लो। तो ये कौन सा है जी? टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज डिक्रीज्ड और लो। ये बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is, when 1 mole of HCl is added to 1 molar aqueous solution of hydrogen sulfide, then यानी आपने सिंपल सा एक रिएक्शन यहाँ पर ऐड कर लेना है, HCl प्लस H2S। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड किया है एक दूसरे के अंदर। तो आप एक काम करें कि HCl को भी आयोनाइज करें और H2S को भी आयोनाइज करें। ये क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। इसके साथ साथ सल्फर और हाइड्रोजन भी अलग अलग कर दें।
ये ज़रा बैलेंस करके कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आयन एंड द सल्फाइड आयन। अब आ जाएं इधर ऑप्शंस की तरफ कि उसने सिंपल सा पूछा किया है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। देखें यहाँ हमारे पास एक फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में हाइड्रोजन आयन आर द कॉमन, और ये कहता है कि अगर सॉल्यूशन में कॉमन आयन प्रोड्यूस हो जाएं तो जो लेस इलेक्ट्रोलाइट या कह लें लेस आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम आयन बनाता है या उसकी सॉल्युबिलिटी सुप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो इससे कुछ हम अंदाजे लगाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, अब इससे हम कुछ बातें निकालते हैं। तो पहला लिखा था पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की टोटल कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। और याद रखा जाए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो उसके नतीजे में पीएच कम हो जाता है। ठीक है, अगर आपने देखना हो तो आप माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर लगाएंगे तो जवाब जो पीएच है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, ये हमने इसमें बहुत से न्यूमेरिकल किए हुए चैप्टर में इंक्लूड है, तो चैप्टर जो है रेलिवेंट अगर आपका कमज़ोर है तो भी आप कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट ये है कि अब मैंने बता दिया कि पीएच जो है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस भी देखा करें। हाइड्रोजन सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो ये वाला रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाने लगेगा। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन है या कह लें आयनाइज हुआ था पहले सल्फर, ये -2 लिखा हुआ है 2 दफ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका मतलब है ये वाली ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ऑल ऑफ दीज पे जा सकते हैं। ये भी आपके पास एक ट्रिक है, तीसरा बेशक आप ना भी यहाँ पे चूज करें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए और बी तो नहीं लिखा हुआ, ऑल ऑफ दीज लिखा है, तो तीसरे के सही होने का इम्कान है। बहरहाल हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन ऑफ सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड डिक्रीजेस, और वाकई में ऐसा है कि देखो अगर तो H2S के आयन बनेंगे तो इंक्रीज करेगी उसकी आयनाइजेशन, और अगर वो आयन नहीं बन रहे हैं, यकीनन जैसे ही मैंने कहा है रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड आयनाइज नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगी और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आप चूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Next question is correct optimum condition for the synthesis of ammonia by Haber process। ठीक है, तो हाबर्स प्रोसेस के जरिए से आप कौन सी इसमें सिचुएशन दुरुस्त रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको पता होनी चाहिए, ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है 200 to 300 एटमॉस्फेयर, 400 मैग्नीशियम, तो ये जो आपके पास पहला ऑप्शन है यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केस अ डिक्रीज इन द प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी हम प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं और उसके नतीजे में रिएक्शन को फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, ये हमारा मतलब एम है। तो ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक ही आप देखेंगे इसको, तो क्या होगा। तो रूल ये कहता है या असूल ये कहता है कि प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेशर बढ़ा दिया, इसे कहते हैं प्रेशर कम कर दिया। तो रूल ये कहते हैं कि अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस सिमत में हरकत करता है, इसकी डायरेक्शन वो होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। ठीक है, प्रेशर के बढ़ाने से वहां मूवमेंट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, और ये है जी डिक्रीज। अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए तो उल्ट, यानी कि रिएक्शन वहां चला जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे मोल। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसी रूल को देखते हुए रिएक्शन फॉरवर्ड रखना है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है और एक हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड पर हमें अब रिएक्शन फॉरवर्ड करना है और वो भी प्रेशर को डिक्रीज कर तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ज्यादा मोल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पर। तो ये हमने मोर लिख दिया यहाँ पर, और इधर हमने मिसाल के तौर पर लिख दिया लेस नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल N2 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल 2 इधर हुए और 2 यहाँ पर हुए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होगा यहाँ पर। तो ये तो रेस से ही बाहर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर 2 और 1, ठीक है ना, यानी 2 और 1 3 हुए, और
प्रोडक्ट साइड पर 2 वे, तो इसका नहीं है, यानी यहाँ हमारे पास ज़्यादा और यहाँ कम होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास 1 और इधर हमारे पास 1 और 1 यानी 2 हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने 2। तो ये तो ऐसे ही होना चाहिए था ना कि मोर ज़्यादा हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो कम हो, तो इसका ऑप्शन हो गया दुरुस्त होने का चांस बन गया। चलते हैं आखिरी की तरफ। डी में क्या है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है, टोटल 4 रिएक्टेंट्स और 2 जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि यही ऑप्शन दुरुस्त रहेगा, विच इज सी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रिएक्शन कहता है जी नंबर 5, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड विल गिव यू हाइड्रोजन एंड आयोडीन ऑन रिएक्शन। ठीक है जी, ये रिएक्शन है। फॉर द अबव रिएक्शन इफ केसी की वैल्यू आ गई है तो देन केपी बताओ जी। तो इसके लिए सिंपल रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल एन। अब ये सवाल बनता है कि डेल एन क्या है, बस यहाँ पर इसी की गेम है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट होते हैं। तो अब आप चेक करें कि यहाँ हमारे पास है 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 1 + 1, तो ये भी हमारे पास हैं 2। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखें केसी की वैल्यू में दे दी गई है, दैट इज 0.25, और आर टी की कोई वैल्यू भी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, डेल एन हमारे पास आ गया है 0। तो अब आपको पता है कि अगर किसी भी शय की अगर वैल्यू कितनी हो जाए 0 तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 × 0.25 आंसर आएगा वही 0.25। तो क्वेश्चन का आंसर है जी बी। ये क्वेश्चन कोई करने वाला नहीं था, मतलब आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने डेल एन को थोड़ा जहन में रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स हाफ, यानी हमारे पास हाफ लाइफ जिसको हम आमतौर पर T1/2 से शो करते हैं, वो कहता है हाफ हो जाएगी व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड। यानी हाफ लाइफ और रिएक्टेंट्स के दरमियान क्या होना चाहिए, एक सिंपल रिलेशनशिप होना चाहिए, होना इनवर्स चाहिए। ठीक है ना, दोबारा बात कर लेते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ और रिएक्टेंट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप हो। सपोज कीजिए हम यूं कर लेते हैं, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं क्योंकि उसने यही कहा है कि हाफ लाइफ को हाफ हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए जब रिएक्टेंट की मिकदार डबल हो जाए। ठीक है ना, तो हाफ और डबल के दरमियान एक सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब चलते हैं मजीद आगे। फार्मूला कहता है कि हाफ लाइफ फॉर एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये मैं एन ऑर्डर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ सब ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर। तो हमारे पास सिंपल एक रिलेशनशिप बुक में मौजूद है कि हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1। तो हमारे पास जो मिकदारें हैं, देखें फर्स्ट है, अगर आप यहाँ पे n की जगह पर 1 लगा कर देखें, फिर n की जगह पर आप थर्ड है तो थर्ड लगा कर देखें, सेकंड भी है, ठीक है, सब लगा कर देखें, तो आप देखें ये सिंपल रिलेशनशिप कब बनता है। फिलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर पहले ही लगा रहा हूँ 2। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करूं तो कुछ यूं हो जाएगा, 1/a रेज टू पावर n की जगह पर क्या लिखेंगे 2 - 1। तो आंसर आया 1/a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। तो उसका मतलब है ये जो रिलेशनशिप है ये एग्जैक्टली यही वाला आ रहा है, यानी सिंपल रिलेशनशिप आ रहा है। आप यहाँ पर 1 भी लगाएं, 3 भी लगाएं और देखिए क्या ऐसा रिलेशनशिप, सिंपल रिलेशनशिप बनता है। अगर बनता है या नहीं बनता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें। बाकी हमें वाकई लग रहा है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ये सिंपल फार्मूला शो करता है कि अगर हाफ लाइफ को आपने आधा कर दिया, यानी कि आधा कर दिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन एक्चुअली डबल हुए होंगे। या उल्टा कर ले, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डबल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ मजीद हाफ हो गई है। ठीक है, हाफ लाइफ को हाफ निकाल दें, बस लाइफ समझ लें तो उसको आधा कर लें अगर आपको हाफ कंफ्यूज करता है तो ये जी सिंपल रिलेशनशिप था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आंसर रहेगा वो हमारे पास यहाँ पर सी होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सी ऑप्शन पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ
अ सॉल्ट, एक सॉल्ट है हमारे पास AB और वो हमें दे दी गई है इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। आमतौर पर ये हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, और अगर सॉल्युबिलिटी बता दी जाए तो हम बता सकते हैं कि KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। तो बहरहाल सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं कि अच्छा, फॉर्मूला लिखने से पहले आप लिखें इसको रिएक्शन को, ताकि आपको और इजी हो जाए। ये भी आप माइंड में लिख सकते हो, एक सिंपल सा जहन में रखने वाली चीज़ है। लेकिन चलो समझाने की खातिर AB मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कुछ भी समझ लें इसको आपने आयोनाइज किया। आयोनाइज करने के बाद जाहिर सी बात है AB अगर सोडियम क्लोराइड होता तो सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव होता और क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव होता। तो बहरहाल यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर B है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब ये जो हमारे पास A है ना, ये और ये सॉल्युबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो फॉर्मूला कहता है KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये आपके पास कैटाइन और ये आपके पास एनाइन। सॉल्युबिलिटी ऑफ A S है और B भी आपके पास क्या S है, और KSP जो आपको दिया गया है वो 0.25। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करो तो ये कैसे बनेगा, S 2 दफा है तो S का स्क्वायर हो जाएगा और 0.25 अपनी जगह पर। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो ये तो सिर्फ S जो उसने पूछा था सॉल्युबिलिटी, और 0.25 को अगर हम लेते हैं इसका अंडर रूट तो ये बनता है 0.5। ठीक है, 5 5 25, तो पॉइंट को एहतियात से लगा लें तो आपको वाज़े आंसर नजर आ रहा है जी हमारे पास A। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सी ना अपने दिमाग में अगर ये वाली ऑप्शन ले लेते हैं भाई 0.25 का अंडर रूट क्या होता है, तो वो आपको 0.5 मतलब या 0.5 मिल जाता है, क्योंकि वो 0.25 का अंडर रूट 0.5 आएगा और 25 का अंडर रूट जो है वो 5 आएगा। तो इस तरह अंदाजे आप कर सकते हो। और ये जो सारी कैलकुलेशन है, चूँकि हमें एंट्री टेस्ट में कैलकुलेट नहीं करना, तो हर जगह पर सोचना समझ कर भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर निकालना ईजी लगेगा और टाइम बच जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, पहले तो पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ऑप्शन देख लें, कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, 3, ये आपके पास बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको लिख के समझाता हूँ आपको। देखें, ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास रेट एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी रेट लॉ भी कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इज इक्वल टू K इनटू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्टेंट है, हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, A प्लस B विल गिव यू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो A और ये आपके पास B, ये जी सिंपल रेट इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं कि इसके ऊपर 1 लिखा है, इसके ऊपर भी अगर 1 लिखा है, यानी ये दोनों 1 1 है, 1 2 भी हो सकते हैं, 2 1 भी हो सकता है, जैसे होगा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा ऑर्डर। ठीक है ना। अब वो कहता है हमारे पास द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी यहाँ 1 कैसे आएगा, तो 1 आ सकता है एक 0, यानी एक कंसंट्रेशन इसमें हो ही ना, और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन अवेलेबल, जैसे कि ये वाली। ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो बहरहाल हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है, कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। हाँ जी, ये ऑप्शन हमारे ठीक लगती है। कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स गलत हो जाएगी, जैसे मैंने लिख कर देखी और आंसर कम से कम 2 आ रहा है। ठीक है, 1.5 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी होता है, लेकिन 1 नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट, जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं डिपेंड तो करता है। तो आंसर A इज अ करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. The question says Arrhenius equation describes the effect of temperature on the rate, reaction, volume, pressure, number of moles. तो इसके लिए आपके जहन में फौरन ही Arrhenius equation आ जानी चाहिए, और वो यूं है कि K is equal to AE raised to power minus EA over RT। ठीक है जी, तो ये भी है, और अगर आपको डायरेक्टली भी पता है तो ये बात समझ में आती है। बल्कि ये इक्वेशन एक बड़ी खास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में 2 चीजों का रिलेशनशिप ही सिखाया गया है, यानी K और T। ठीक है, टेम्परेचर। तो बहरहाल हमें नजर आ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर ऑन द रेट रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आता है। हमारी बुक में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि Arrhenius इक्वेशन एक्सप्लेन्स द टेम्परेचर या इन रिलेटेड टू द
रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इस बात को बताती है कि टेम्परेचर वाली बात सही है। तीसरा, अगर आप यहाँ पर आपके दिमाग में एक थर्डली एक और इक्वेशन भी है, अगर आपको ये चैप्टर में याद है या टॉपिक में याद है, तो वो ये थी कि log k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस log a, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ इशारा करती थी। तो उसका एक ग्राफ भी था। वो ग्राफ कुछ यूं है कि एक तरफ ले लेते थे आप log k और एक तरफ आप ले लेते थे 1/t। 1/t क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को अगर आप देखेंगे तो ये 1/t है इसके पैरेलल अगर देखते हैं, तो हमें एक ग्राफ हासिल होता था ऐसे करके। ठीक है, तो वो भी आप ग्राफ अगर आपको याद है तो इसमें भी आप गौर से देख सकते हो कि टेम्परेचर को यहाँ पर लगाया गया है, यानी असर देखा गया है log k या k का टेम्परेचर के साथ। तो यही है आर्हीनियस इक्वेशन के इफेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से 4 दलील दे दी हैं। फर्स्ट इसकी सिंपल इक्वेशन है, सेकंड इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, थर्ड इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, और फोर्थ जो है वो वही है जो यानी स्टेटमेंट जो कि आर्हीनियस इक्वेशन की शुरू होते ही आती है, और वो ये है कि आर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसके साथ क्या होगा इफ द कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, यानी ए और बी को अगर आप डबल कर देते हैं तो क्या होगा। तो आप करके देख लें। सपोज कीजिए कि आप यही फार्मूला लेते हैं और k इनटू यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपके पास 1 और 1, तो क्या आंसर आने लगा है k 1 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। अब ऐसा करो, इनको डबल कर लो, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ भी स्क्वायर लगाया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो आंसर आ रहा है जी 8। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए और बी की मिकदार को डबल कर देते हैं तो ओवरऑल जो आंसर है हमारा वो इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। तो ये आपके पास सी आ गया जी इसका जवाब, increased by 8 times. Okay, move to the next question. Question is, for endothermic reaction, EA is the activation energy in kilojoule per mole and the maximum value of enthalpy of reaction will be, यानी enthalpy of reaction कैसी होगी, लेस देन EA, मतलब EA और डेल एच के दरमियान एक रिलेशनशिप है। पहले पता होना चाहिए कि EA और डेल एच हैं क्या। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये जी प्रोडक्ट है, और रिएक्शन है एंडोथर्मिक, यानी कि ये हरारत लेके होगा, हीट लेकर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक रिएक्टेंट को हीट नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। इसको ग्राफिकली देखते हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ बनाएं तो इसका एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। इधर हम एनर्जी ले लेते हैं और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है ज्यादा है। ये हमारे पास यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब हम लगाते हैं यहां पर एक ग्राफ, या कह लीजिए एक पीक है, ग्राफ लाइन है, आपने पढ़ी होगी। ये शो करती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी दरकार होती है। अभी जो पीक हमारे पास आ रही है, इस पीक से रिएक्टेंट के लेवल का जो फासला है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपली यू कैन से EA। ठीक है जी, ये तो हो गया जी एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी चीज हो जाती है डेल एच। ये डेल एच क्या होता है इसको भी देखो। डेल एच का मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, यानी रिएक्टेंट्स का लेवल और प्रोडक्ट्स का लेवल, इन दोनों के दरमियान जो फासला है यानी ये वाला, इसका नाम है डेल एच या चेंज इन एंथैल्पी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि डेल एच की जो ये लाइन है ये क्या है, छोटी है, और EA की जो लाइन है वो बड़ी है। किसके लिए? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी डेल एच विल बी लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये है सिंपल सा इसका आंसर।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द Kp इज ग्रेटर देन Kc। इसका सिंपल सा रूल ये है कि आपको जो जुबानी याद होना चाहिए कि डेल n अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि Kp Kc से बड़ा होगा। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मोल है, 1। ठीक है, ये 1 तो ये हो गया 2। अच्छा, जिसको ये पता नहीं है, मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था अपने एमसीक्यू को हल करते हुए, डेलन होता क्या है। ये बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 1 1 हो गया 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए जी, 2 माइनस यहाँ लगाएंगे फार्मूला का, HF जो है वो 2 है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसमें तो कोई पॉजिटिव आया ही नहीं। अब नेक्स्ट है PCl5 यानी कि 1 और नंबर ऑफ मोल्स 1, और ये आपके पास क्या हो गया 1 और 1 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 दिमाग में रखेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और प्रोडक्ट पहले लिखते हैं तो ये आ गया जी आपके पास 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और लास्ट में अगर देखा जाए तो ये 1 है, ये 3 है यानी 4, और ये आपके पास 2 है, तो आंसर आ रहा है -2। तो ये आंसर क्या आ रहा था जी, यहाँ 0 आ रहा था। तो ये आपने देखा कि +1 सिर्फ एक ही है, और ये ऑप्शन भी दुरुस्त होगा, यानी यहाँ पर Kp विल बी लार्जर देन द Kc। अब किसी को अगर को सीखना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, डेल एन की क्या कहानी है, तो वो पुरानी वाली स्टोरी जो आपको ऑलरेडी आती है, यानी कि आपको फार्मूला आता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल एन। ये है वो डेल एन जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो, सपोज करो कि Kc के साथ अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इस सारे की सारी की कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी। हम अपने ऐसे रख लेते हैं 10, कुछ भी रख लें। अब Kp तब बराबर होगा Kc के जब आप Kc को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पर माइनस में आंसर होता तो फिर आपको जवाब ये बहुत कम देखने को मिलता, माइनस में फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, ये करके देखिएगा। तो इसका मतलब है Kc जो है वो 10 टाइम्स बढ़ रहा है तब Kp के बराबर हो रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ Kp और Kc के दरमियान बात करें तो फिर Kc छोटा हुआ ना देन द Kp। यही चीज उसने यहाँ पे भी पूछी थी हमसे, जो हमने ऊपर बताई है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा इसमें रिलेशनशिप है, आप इसको जबानी भी कर सकते हो, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपको जबानी ही करना होता है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बफर इज प्रीपेयर्ड बाय मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ इक्वोमोलर। ये एक तो बफर है, और याद रखिएगा, और मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वोमोलर, एक जितना आपने डालना है एसिटिक एसिड, ठीक है, और सोडियम एसीटेट। तो पीएच क्या होगी, तो पीएच और बफर का फार्मूला आता है आपको, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर एसिड डाला है तो एसिड, वरना बेस है तो बेस। वैल्यूज को पुट करें, वैल्यू तो है ही नहीं, तो वैल्यू उसने बता दी है इक्वोमोलर, यानी दोनों को आपने बराबर मोल रखने हैं। अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, ऊपर 6 है 4 है तो नीचे भी 4 है। तो ये जवाब क्या आने वाला है 1। इसका मतलब है इस सब का आंसर आएगा 1। तो log 1 जो आपके पास है वो इक्वल होता है 0 के। तो आपके पास 0 प्लस pKa और ये बराबर है pH के। तो एक्चुअली pH विल बी इक्वल टू द pKa। ये हमारे पास आंसर है। तो हम अपने यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। pKa ऑफ एसिड, यानी कि pH ऑफ सोल्यूशन शुड बी इक्वल टू pKa। हमें पहला ऑप्शन ही दुरुस्त आ रहा है। आगे भी देख लें, लेस देन pK, नहीं भी लेस देन भी नहीं आया, दोनों बराबर आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड तो फॉर एग्जांपल 2 थे, 1 थे, 4 थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मोर देन pKa ऑफ एसिड, तो वही सिंपल सी बात है कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड। देखें, हमारे पास ये है कि डिफरेंस बताना है आपने रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होता है। अगर हम रिएक्टेंट से मिसाल के तौर पर बनाने लगे हैं प्रोडक्ट्स, तो दरमियान में एक ऐसी हालत होती है, ये हमारे पास थ्योरी ऑफ क्लोयन से साबित होता है, वहां पर आप इसको देख सकते हो। तो बहरहाल उसको हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऐसी स्टेट आती है जिस स्टेट से पता लगता है कि ये रिएक्टेंट वाकई में प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे या वापस रिएक्टेंट ही रहेंगे। तो ये जो स्टेट है, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं।
और यहाँ पर हम लगा लेते हैं 2 लाइंस जो शो कर रही हैं एनर्जी के बारे में चंद एक बातें। यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये वो एक ग्राफ है जो शो कर रहा है, हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में भी, लेकिन फिलहाल दिस इज द स्टेट जो कि ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस था उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी between the reactants and the transition state is called activation energy. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैकेनिज्म बिलो हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो भी है इसमें 3 हमारे पास स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। एक चीज आपको बता दूं कि जो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि अगर आपने क्लोरीन से रिएक्शन कर कर CCl4 बनाना है तो जो आपके पास दरमियाना स्टेप है ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन डिटरमिन करता है। ये सब के सब हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है। तो इसके हिसाब से अगर हम गौर से देखें तो हमें वैसे तो पता होना चाहिए कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू, या हमें रिएक्टेंट 1 हो, रिएक्टेंट 2 हो, 3 हो, स्लोएस्ट स्टेप में हिस्सा लेने वाले वो हमें लिखने पड़ते हैं। अब जो हमें कंफ्यूज किया गया है कि स्लोएस्ट स्टेप तो बता दिया, मैंने आपको बता दिया, आपको ही पता है। अब आप कहोगे सर स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास एक तरफ है क्लोरीन और दूसरी तरफ है CHCl3। अब इससे मिलता जुलता तो कहीं भी नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं है। तो एक्चुअली आप में थोड़ा सा यूं सोच लेना है कि जरा इसको बैलेंस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, Cl आमतौर पर हम कभी ऐसे अकेला नहीं लिखते, हम Cl2 की शक्ल में लिखते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कुछ यूं लिखूं कि Cl2 प्लस CHCl3, लेकिन जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर एक क्लोरीन ही होना चाहिए जैसे कि हमें सवाल में यहाँ पर दिया गया है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक करने के लिए हाफ लिखना पड़ेगा। तो Cl2 अगर यहाँ पर लिखा जाए तो इधर आप हाफ लिख सकते हो, कोफिशिएंट था वो एक्सपोनेंट बन जाता है। तो इससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है जो कि सी ऑप्शन है, यानी यहाँ पर Cl2 का हाफ और CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारे पास 1 है। तो इस तरह से ये आपके पास थोड़ा सा ट्रिक था जो आपने दिमाग में लगाना है, इंशाल्लाह आंसर ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर एक्सेप्ट, यानी कि जो गलत है एक्चुअली वो बताना है। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर, बात सही है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको नहीं पता, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस ले लो तो उसमें जो एरो के ऊपर लिखा होता है, यानी एक तरफ लिखा होता है CO2 प्लस H2O विल गिव यू C6H12O6, यानी कि सिंपल सी ग्लूकोज फॉर्मेशन है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो एरो पे लिखा होता है सनलाइट या लाइट, UV, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी लिखा हो तो सन, तो उसमें जब सन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस बाकी जीरो ऑर्डर होते हैं। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट हो, जितना मर्जी हो, अगर ये फैक्टर एक्सटर्नल मौजूद नहीं होगा वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। बात ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके फॉलो जीरो ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डीके में असल में ये होता है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो डीके होता है या कुछ हाफ लाइफ उसकी गुजरती हैं तो वो बी में चेंज जाता है और फिर एक नया रिएक्शन स्टार्ट होता है और बी सी में चेंज होता है और सी डी में चेंज होता है एंड सो ऑन। ये रेडियो एक्टिव सीरीज है, चलती रहती है जब तक कि हमारे पास कुछ एंड प्रोडक्ट ना हो, या कहीं पे भी आप सब्र कर लो, रोक लो उसको। तो यहाँ से साबित हुआ कि रिएक्शन ये एक हुआ तो इसमें रिएक्टेंट एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो जीरो नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर को हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन क्या होगी, जो रिएक्शन है इसके ए होगी और इस रिएक्शन के लिए वो बी होगी। तो और ऊपर क्या आएगा 1, और यही 1 को आप कहते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर जो होता है वो नहीं होता रेडियो एक्टिव बल्कि फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये ऑप्शन गलत है फॉर द जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ भी, ऐसे भी ठीक है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला मौजूद होता है और वो कुछ यूं है, कैसे कि वो ये होता है कि हाफ लाइफ, ये मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था, हाफ लाइफ फॉर द nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने यहाँ पर लगाया 0, इधर भी लगाना पड़ेगा 0, तो क्या हुआ? तो a की पावर हो जाएगी -1, तो t हाफ यानी हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब इनवर्सली नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि a की पावर -1 थी ना, वो ऊपर चला जाएगा, तो a हो जाएगा a+1। तो वाकई में ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बन गई फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट नहीं है फॉर द जीरो ऑर्डर, दैट इज सी ऑप्शन। तो ये थे जी हमारे पास आज के जो मैंने चूज किए थे एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह कल दे दिए जाएंगे और आप इनको देखते हुए सीखते हुए पूरा चैप्टर सीख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके थ्रू द नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफिज।